नियम सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए, तभी ठीक रहेगा। अब ठीक है, चलिए अब आप बैठे बैठे मेरे साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? मैं यहां से बोलूंगा और आप मेरे साथ वहां से पढ़ेंगे। अपनी बात को शुरू करने से पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से शुरू करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत्तेदार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद। किसान जवान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने। देखो क्यों हो रहा है, इसका अल्टरनेट दे लो वहां से। जो चला रहे, कौन चला रहे इसको? ये बार बार वो हो जा रहा है। हेलो, ठीक करा के लाओ। मैं सीतापुर की ऐतिहासिक धरती पे आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले धन्यवाद देता हूं हमारी माओं का, बहनों का, बच्चियों का, जिनका प्यार आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। फिर धन्यवाद दूंगा अपने नौजवान साथियों का, छोटे भाइयों का और मेरे हम उम्र साथियों का। उन्होंने हमेशा समय समय पे मेरी बात के साथ खड़े होकर एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को इस उत्तर प्रदेश और देश में पहचान दिलाने का काम किया। ऐसे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी नौजवान साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं मुझसे उम्र में बड़े हमारे सम्मानित बुजुर्गों का, बड़े भाइयों का, मीडिया के साथियों का भी, पुलिस के साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं यहां की जो टीम है, जिन्होंने अपनी मेहनत का एक एक पैसा लगा के पिछले लंबे समय से दिन रात एक करके गांव-गांव, गली-गली जाके लोगों के बीच में संघर्ष करके उनके दुख सुख में खड़े होके आजाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को आज एक ताकत बनाने का काम यहां पर किया। ऐसी हमारी यहां की पूरी टीम, भाई अनस खान जी,
नियाज अहमद जी, अजीत भारती जी, दिलीप जाटव जी, श्यामलाल भारती जी, प्रवीण संगम जी, अंबुज राज जी, सुशीला गौतम जी, छत्रपाल भारती जी, तोकीर अहमद जी, सुपेंद्र आजाद जी, राजकुमार गौतम जी, सुधीर राजवंशी जी, अरुण भारती जी, श्री कृष्ण जाटव जी, रोहित चौधरी जी और मेरे छोटे भाई और कर्मठ साथी जो यहाँ लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, सीतापुर के सम्मानित जिलाध्यक्ष छोटे भाई विष्णुदीप चौधरी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे उत्तर प्रदेश के भीम आर्मी के सबसे बड़े नेता और मेरे छोटे भाई कुलदीप भार्गव जी का। मैं धन्यवाद करता हूं अनिकेत धानुक जी का। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे बड़े नेता सौरभ किशोर जी का, विजय जी का और तमाम साथी जो यहां पहुंचे। अब मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप यथास्थान बैठ जाएं तो मैं अपनी बात सभी साथियों से रख लूं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मैं भीम आर्मी के हमारे मजबूत नेता और मेरे छोटे भाई राकेश जी का भी जो जिला अध्यक्ष है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। उन महापुरुषों को इसलिए नमन करता हूं क्योंकि अगर वो महापुरुष हमारे लिए ना जीते, हमारे लिए संघर्ष ना करते, अपनी सुख सुविधाओं को न्याय त्यागते, अपने जीवन में अपने अंतिम क्षणों तक हमें हमारे पैरों पर खड़ा करने के लिए, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने के लिए अथक प्रयास न करते, तो आज इस देश के कमजोर वर्गों के पास, न्याय पसंद समाज के पास, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और वो तमाम लोग जो गरीब हैं, उनके पास वो सुख सुविधाएं और सम्मान नहीं आता जो भारतीय संविधान ने हमें दिया। इसलिए मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामस्वरूप वर्मा, पेरियर लल्लई यादव, ईवी पेरियर रामानायकर स्वामी, संत रामबीर प्रजापति, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब और वो महापुरुष, चाहे आजादी की लड़ाई में उनका योगदान रहा हो, माँ उदा देव पासी हो या माँ झलकाई बारी कोरी हो या माँ अवंतिका बाई लोधी हो, उन तमाम महापुरुषों को, वीरांगनाओं को भी मैं नमन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज देश उस हालात में खड़ा है जिस हालात में हम लोग आजादी से पहले थे, क्योंकि तब हम पे अपनी बात को रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन अगर कोई अपनी बात को बगावत करके रखता था तो सरकार के जुल्म सितम का सामना उनको करना पड़ता था। आज भी हालात ऐसे ही हैं। आज भी उत्तर प्रदेश और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हमारे लोगों का दमन करने पे तुली है, वो हमारे अधिकारों को कुचलने पे लगी है। उनका बस चले तो हमारा सांस लेने का अधिकार भी वो छीन ले। जिन अधिकारों की वजह से हम लोग पैरों पे खड़े हो रहे थे, चाहे वो आरक्षण का अधिकार हो, चाहे वो नौकरी का अधिकार हो, चाहे वो जमीनों का अधिकार हो, चाहे व्यापार करने का अधिकार हो, चाहे समता के अवसर हो, चाहे अभिव्यक्ति की आजादी हो, आज उत्तर प्रदेश और देश में इनका कोई मूल्य नहीं है। चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गरीब कमजोर हो, अगर कोई भी अपने हक की बात करता है तो सरकार के लोग पहले उसको डराने धमकाने का काम करते हैं, फिर उनके ऊपर छोटे मुकदमे करते हैं, लाठियां चलाते हैं और अगर तब भी उनकी कोई बात ना माने तो फिर वो गोली चला के उनकी हत्या कराने का प्रयास करते हैं। अब से 6 महीने पहले 28 अगस्त के दिन मेरे सीने पे और पीठ पे 4 गोलियां चलाई गई।
लेकिन आपके प्यार आशीर्वाद और महापुरुषों के आशीर्वाद की वजह से वो गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो गोलियां भी मेरे लिए फूल साबित हुए और वो गोलियां भी अपनी हिम्मत हार बैठी। ये शक्ति आपके प्यार की है, ये शक्ति आपके प्यार की है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, ये देश बुद्ध का देश है, ये देश रविदास जी का देश है, ये देश कबीरदास जी का देश है। और इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का आंदोलन अब से नहीं 2000 साल पहले से चल रहा था। मैं इतिहास का भी स्टूडेंट हूं और मैं पढ़ता भी और जानता और वकील भी हूं। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह के हालात हैं, लोगों के मन में निराशा और डर पैदा हो गया है। उनको लगता है कि संविधान खत्म हो जाएगा, उनके मन में डर है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, उनके मन में डर है कि गरीब गुलाम बन जाएगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये भारत है, इस भारत में चंद्रगुप्त मौर्य भी पैदा हुए हैं, इस भारत में सम्राट अशोक भी पैदा हुए हैं, इस भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी पैदा हुए हैं, और इसी भारत में मान्यवर काशी राम साहब भी पैदा हुए हैं, और इसी भारत में हम सब लोग भी जन्मे हैं। हम अपने देश को, अपने देश की मिट्टी को, जैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, उसी तरह हम आज की तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़के इस गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना, क्योंकि सर्दी का मौसम है। अभी मैंने प्रयास किया कि आपको सर्दी ना लगे, लेकिन अब मेरी बुनियादी बात आप सुन लो, क्योंकि जब तक आप मुझे सुनोगे नहीं, मेरी बात के साथ खड़े नहीं होंगे, उस बात पे काम नहीं करोगे, तब तक उत्तर प्रदेश में हमारे जीवन में कोई तब्दीली होने वाली नहीं। आज हालात ये हैं, महंगाई कमर तोड़ रही है, नौजवान पढ़ा लिखा भाई बहन घर में बेबस आंसू बहा रहे हैं। कोई भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, फिर भी अगर किसी तरह से भर्ती आगे बढ़ जाए तो आरक्षण में घोटाला होता है। आप उस सबने हमने देखा, 69,000 शिक्षक भर्ती के हमारे भाई बहन, 20,000 पदों पे घोटाला हुआ। घोटाला करने वाले शिक्षा मंत्री को जेल भेजना चाहिए था, उसको जेल भेजने की बजाय उसका फूलों से स्वागत हुआ। और जिन भाइयों बहनों की नौकरी छीन ली गई, वो लखनऊ में इको गार्डन के सामने इस कड़कड़ाती ठंड में वो आमरण अनशन पे बैठे हैं, उनकी जान पे बनाई है। लेकिन इस निकम्मी, निठल्ली और भ्रष्टाचारी सरकार को, तानाशाही सरकार को एक बार इन दलित पिछड़ों की सुध नहीं आती है। ये धर्म के आधार पर गैर बराबरी कर रहे हैं, ये जाति के आधार पर गैर बराबरी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये हमारे लोगों को अपने पाले में लेकर हमारे अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, गौर करो, 14 अगस्त 1947 जिस दिन ये भारत अंग्रेजों के अधीन था और हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, क्रांतिकारी अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपनी जान को हथेली पे लेके देश की आजादी के लिए प्रयास कर रहे थे। 15 अगस्त को जब आजादी मिली तो 14 अगस्त को जिसकी जेब में 1 रुपया था, 15 अगस्त को भी आजादी के बाद उसकी जेब में 1 ही रुपया था। जिसके पास 1 गज जमीन थी 15, 16, 17 अगस्त 1947 को, उसके पास 1 गज जमीन ही थी, उससे फालतू नहीं हुई। जो व्यापारी नहीं था वो उद्योगपति नहीं बना, जिसके पास नौकरी नहीं थी उसको नौकरी नहीं मिली। हुआ क्या कि देश में, इस देश की सामाजिक व्यवस्था इतनी मजबूत थी, उस व्यवस्था में जो लोग ताकत में थे, उन्होंने कभी भी दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं लेने दिए। उनको शिक्षा विहीन रखा, उनको अधिकार विहीन रखा, उनको तमाम तरह के साधनों से विहीन रखा। फिर आजादी आई, 26 जनवरी से 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और उस संविधान ने कहा कि देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति बराबर होगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। सबको अपने धार्मिक स्थलों पर जाने की, पूजा अर्चना करने की, तरक्की करने की, आगे बढ़ने की, बुनियादी सुविधा लेने की आजादी होगी। और जो सरकारी सिस्टम बनेगा, उस सरकारी सिस्टम में हर एक आदमी की हिस्सेदारी होगी, हर एक आदमी का उस पर जोर होगा। लेकिन आज क्या है, आज क्या है, जिस दिन आजादी मिली, धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों,
जो गरीब था वो गरीब रहा, जो अमीर था वो अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया और अमीर अमीर होता गया। थोड़ी बहुत अगर तब्दीली हुई तो जो आरक्षण की व्यवस्था हुई सरकारी नौकरियों में, उसकी वजह से मेरे आपके घर के लोग सरकारी नौकरियों में पहुंचे। सरकारी नौकरियों में पहुंचे तो जेब में पैसे आए, जेब में पैसे आए तो पेट की भूख शांत हुई। जब कनस्तर में आटा आ गया तो उसने सोचा कि हम इस देश में मेहनत मजदूरी सबसे ज्यादा करते हैं, फिर भी हम इस देश में गरीब क्यों हैं। और निर्णय यह हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात को अगर हम नहीं मानेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की बात के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो ये गुलामी की बेटियां नहीं कर सकती। और बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा, जिस दिन वोट का अधिकार उन्होंने हमें दिलाया, कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा जो पैदा होगा वो मतदान पेटी से पैदा होगा, आज के बाद जो राजा पैदा होगा वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। जब मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं तो तब मुझे इस बात को आप याद दिलाना कि बाबा साहब ने क्या कहा था। मैं आप सबके बाद इशारे में कह रहा हूं कि जब मैं अपनी बात को खत्म करने की तरफ हूं तब आप मुझसे कहना कि भैया मत बेटी से राजा पैदा होगा, इस पे भी अपनी बात पूरी करो। कहोगे नहीं कहोगे? इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि आपको याद रहो। काम की बात सुनो। लोकतंत्र आया, लोकतंत्र की बुनियाद ये थी कि जिन अधिकारों से हमें वंचित किया गया वो अधिकार हम तक पहुंचे। लोक लेखा समिति बनी प्रदेश में, केंद्र स्तर पे, फिर और बात आगे बढ़ी, पंचायत स्तर पे पंचायत राज लागू हुआ और निर्णय उसका परिणाम ये था, उसका उद्देश्य ये था कि जो गांव में रहता है, जो शहर में रहता है, जो गांव के उस छोर में रहता है, जो बस्ती के उस टूटी झोपड़ी में रहता है, उसको भी सुख सुविधाएं मिले। चाहे वो प्रधानमंत्री की बेटी हो या एक मजदूर किसान की बेटी हो, उसको भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। जो गरीब है वो अगर उससे टैक्स लिया जा रहा है तो उसको सुविधा देने का काम सरकार का होना चाहिए। हम इस देश के लोकतंत्र को समझ नहीं पाए। हमारे महापुरुष कह के गए, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। और उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो उसका सबसे बड़ा दंड ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज देश में ऐसे लोग राज सत्ता में बैठे हैं जिनसे ना राज चलाना आता, ना घर चलाना आता, जिनको ये भी नहीं पता कि किस तरह हमारी माए बहने अपने आंसू बहा बहा के भूखे पेट इस देश में अपना समय पर व्यतीत कर रही। किस तरह से एक गरीब आदमी जब अपनी बेटी की शादी करता है तो हजारों हजारों रुपए उधार लेता है, पूरी जिंदगी उस उधार को चुकाता रहता है। जब कोई आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करता है, अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करता है, तो उसको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, जमीन बेचनी पड़ती है या लोन लेना पड़ता है और पूरी जिंदगी वो लोन नहीं उतार पाता क्योंकि बेटे को रोजगार नहीं मिलता। आज ठंड का माहौल है, पानी पिला दो भाई। और ठंड का माहौल है, इस ठंड के माहौल को सीतापुर में हम ठंडा नहीं रखेंगे। इस ठंड के माहौल को हम लोग गर्मी में बदलेंगे और गर्मी में तब बदला जाएगा जब घर्षण होगा। और घर्षण तब होगा जब आप मेरी बात पे दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाओगे कि हम आपकी बात के साथ खड़े हैं। अब गौर करो, देखो, हमसे सिर्फ लड़ाई ये है ताकतवर लोगों की कि हमारे पास सिर्फ समस्या नहीं है, हमारे पास सलूशन है। क्या है? क्या है? हिंदी में समझाए ना। हमारे पास सिर्फ समस्या नहीं है कि हम रोते रहे, हमारे पास समस्या का समाधान है। क्या है? जब तक समाधान नहीं होगा तब तक समस्या बनी रहेगी, नहीं रहेगी? देखो, गौर करो, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हम करने क्या वाले, समझ रहे हो? आप उस पर गौर कर लो। सोचो, आज हम ताकत में आ गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अब हम क्या करेंगे? गौर करो, यही बात अपने दिमाग में डाल के जाना, क्योंकि आज नहीं तो कल ताकत में तो आना है, नहीं आना है? आना है, नहीं आना है? बताओ। बहुत अच्छा। अगर हम ताकत में जिस दिन होंगे तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस देश में चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का सरकारी कर्मचारी हो, चाहे क्लास 1 का अफसर हो, दोबारा बताऊं,
चाहे 4th क्लास का कर्मचारी हो, क्योंकि उनके यहाँ क्या है, पे स्केल है, चाहे चौथी क्लास का 4th श्रेणी का कर्मचारी हो या क्लास 1 का अफसर हो, चाहे गांव का सभासद, ग्राम पंचायत का मेंबर हो, या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या कोई मंत्री, विधायक, या नगर निगम का पार्षद, सभासद, कोई भी हो जो सरकारी लाभ ले रहा है, जिसको सरकारी तनख्वाह मिलती है या सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है, जो सरकार का नुमाइंदा है, सरकार के कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उस हर व्यक्ति के बच्चे को हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? कैसे? जैसे डीएम साहब का बच्चा कहां पढ़ेगा? कहां पढ़ेगा? कमिश्नर साहब का बच्चा कहां पढ़ेगा? विधायक जी का बेटा कहां पढ़ेगा? सांसद जी का बेटा कहां पढ़ेगा? मंत्री जी का बेटा कहां पढ़ेगा? यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब का बेटा कहां पढ़ेगा? प्रधान जी का बेटा कहां पढ़ेगा? और राज्यपाल जी का बेटा कहां पढ़ेगा? प्रमुख सचिव साहब का बेटा कहां पढ़ेगा? अनुसचिव साहब का बेटा कहां पढ़ेगा? जब सारे अधिकारी और सारे नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, जहां एक कुर्सी पे तो किसान का बेटा बैठा होगा, दूसरी कुर्सी पे एक मजदूर का बेटा बैठा होगा पढ़ने के लिए, और उसी कुर्सी पे बराबर वाली पे मंत्री जी का बेटा बैठा होगा, डीएम साहब का बेटा बैठा होगा, थाना अध्यक्ष का बेटा बैठा होगा, उसी कुर्सी पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का बेटा, एडिशनल एसपी का बेटा, सीओ का बेटा होगा, और जो मास्टर स्कूल में पढ़ा रहा उसका बेटा भी तो स्कूल में बैठा होगा उसी कक्षा में। तो फिर वो आपको अच्छी पढ़ाई देना चाहे ना देना चाहे, लेकिन उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई देंगे तो आपके बच्चे भी अच्छी पढ़ाई प्राप्त कर लेंगे। समझ रहे हो? दूसरा, इससे फायदा क्या होगा? ये बड़ी बड़ी मीनारें खड़ी कर दी प्राइवेट सेक्टर की, जहां 5,000 रुपए आपको देने पड़ते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, 2,000 रुपए देने पड़ते हैं। ये जो आपकी जेब काट रहे हैं अमीर लोग, एक तो हमारा पैसा बच जाएगा, दूसरा हमें बहुत कम पैसे पे अच्छी पढ़ाई कराने का मौका अपने बच्चों को। चाहे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, आईपीएस बनना हो, आईएएस बनना हो, वकील बनना हो, सारी पढ़ाई हम लोग इतनी सस्ती करेंगे कि गरीब का बेटा भी अपने सपनों को पूरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, मेरे पिताजी को मैं इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के मेरी जेब में पैसे, आपने भी देखा होगा कभी कभी कि आपके घर में कोई बीमार हुआ लेकिन जेब में इतने पैसे नहीं कि बड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए। देखा है नहीं देखा? कैसा महसूस होता है उस समय? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? तो हम ये करेंगे सुनिश्चित कि चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो या बेटी हो, या खुद मुख्यमंत्री हो, पत्नी हो, दादी हो, अम्मा, कोई हो, और चाहे अधिकारी कोई हो, जिनकी बात हमने बताई थी, सबका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हो। अब ये महसूस करो, उसी बेड पे मुख्यमंत्री जी लेटे हो और उसी बेड पे एक किसान मजदूर लेटा हो, तो अच्छा इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा? दवाइयां टाइम पे मिलेगी नहीं मिलेगी? सुविधाएं आएंगी नहीं आएंगी? और पैसा कितना खर्च होगा? ना के बराबर। समझ रहे हो? देखो, सारा सरकारी सिस्टम नेताओं के हाथ में, अधिकारियों के हाथ में, और वो यूज करेंगे प्राइवेट सेक्टर, और वो कहते हैं हमने जनता के लिए बहुत अच्छा कर दिया। अगर आपने जनता के लिए बहुत अच्छा कर दिया तो आप भी उसका लाभ ले लो ना, कि भाई जो भोजन आप जनता को खिला रहे हो उस भोजन को आप भी तो खाओ, तभी तो बात बनेगी, नहीं बनेगी? तभी पता लगेगा कि भोजन अच्छा है बुरा है। तो हमने तय किया है कि चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई कितना बड़ा नेता हो, सत्ता का हो या विपक्ष का, सबको अगर इलाज कराना है, बेहतर इलाज चाहिए, तो सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज मिलेगा। तो जो गरीबों की जेब काटी जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जेब काटनी बंद हो जाए। आपको फायदा होगा नहीं होगा बताओ? आपकी भी जीवन रक्षा हो जाएगी। मैंने महसूस किया, हमारे एक नेता महक सिंह जी उत्तराखंड वाले, उनकी माता जी का एक्सीडेंट हुआ, हम हॉस्पिटल लेके गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जान सकते थे, ऑक्सीजन की वो वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हुई, उनकी माताजी की डेथ हो गई। लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाले एक हमारे साथी पैसे वाले प्रधान जी का एक्सीडेंट हुआ, सर में बहुत भयंकर चोट लगी, उनको वहीं एक हॉस्पिटल है मेडिग्राम, उस हॉस्पिटल में ले गए। 15 दिन के इलाज के बाद, इतनी चोट लगने के बाद वो सुरक्षित वापस आ गए।
मैं उनके लिए भी मंगल कामनाएं करता हूं, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं। लेकिन महक सिंह जी की मां को भी जीने का अधिकार इस प्रदेश में, इस देश में होना चाहिए था। महक सिंह की मां को भी वही इलाज और वही दवाइयां मिलनी चाहिए थी, वही सुविधाएं मिलनी चाहिए थी जो प्रधान जी को मिली। समझ रहे हो? तो ये हम करने जा रहे हैं जब हमें ताकत मिलेगी। ठीक है। तीसरी बात, सेना का सबसे बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। कैसे? पिछली बार 2018 तक भाजपा की सरकार थी, केंद्र में 18.5 हो गए और सब लोग कह रहे थे कि भाजपा ने नाश कर दिया। नोटबंदी की, कोई फायदा नहीं हुआ, लाइन में लगे, मार खाई, पुलिस के डंडे खाए, मुसीबत झेली, लेकिन एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। फिर भी भ्रष्टाचार जारी, आतंकवाद जारी है। फिर जीएसटी लागू की, व्यापारियों को नुकसान पहुंचा दिया। सब कह रहे थे कि भाई ये नौकरी भी दे रहे, हम इनके खिलाफ हैं। इन्होंने कहा 15 लाख आएंगे, नहीं आए। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, नहीं मिले। सब कह रहे इनको हटाओ हटाओ हटाओ। फिर अचानक से पुलवामा का हमला हुआ। आपको याद है पुलवामा का हमला? ये बात मैं इतनी हिम्मत से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरा मृत्यु का डर खत्म हो गया। आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है, 2 बार नहीं मरता। मैं कई बार मौत को बहुत करीब से देख लिया, मुझे नहीं फर्क पड़ता मौत कल की आती आज आ जाए, लेकिन जब तक जीऊंगा स्वाभिमान सम्मान के साथ दूंगा। अगर 1 इंच गोली इधर हो जाती तो पेट के चीथड़े उठा के निकल जाती, आप पे सिर्फ मेरी तस्वीर रह जाती और आप रोकर याद किया करते कि अगर हमारा भाई कुछ दिन और जी जाता तो बहुत कुछ बदल जाता। मैंने कभी परवाह नहीं की और कभी मैंने सोचा नहीं। बात करो मैं क्या कह रहा हूं। पुलवामा का हमला हुआ, आप जितने लोग यहाँ बैठे, चाहे मीडिया के हो, पुलिस के हो, कोई हो चाहे, और चाहे सम्मानित मेरे परिवार के लोग हो, अगर आपका 200 रुपए कोई सामान चोरी हो जाएगा, FIR कराओगे नहीं कराओगे बताओ? जांच कराना कराओगे नहीं कराओगे बताओ? आपकी 1 रुपए की चीज अगर हो जाएगी, आप चाहोगे नहीं चाहोगे पता लग जाए किसने चुराई? पता लगाओगे नहीं लगाओगे? यहाँ बैठे आपका फोन चोरी हो जाए, आपको तकलीफ होगी नहीं होगी? उसके FIR दर्ज कराओगे नहीं कराओगे? लेकिन इतने शहीदों की, इतने सेना के सिपाहियों की जान गई, हमारे वीर बहादुर सिपाहियों की जान गई, लेकिन सरकार ने एक FIR दर्ज नहीं कराई। देखो क्या गजब की बात। एक जांच नहीं कराई कि 350-400 किलो RDF कहां से आ गया, उसको कौन लेके आया? इतने जवानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन सा देश है? कौन सा संगठन है? कौन सा आतंकवादी है? कभी जानने का प्रयास नहीं किया। इसका मतलब अगर जांच होगी तो किसी ना किसी पे आंच तो आएगी। और ऐसा तो नहीं आज उन पे आ जाए जो राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ के बैठे, जो कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कराई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारियों के को दबाव बना के राजनीति में बैठे लोग हमारे सेना के बहादुर जवानों का मनोबल तोड़ने काम कर रहे हैं। और देखो हमारी विदेशी पॉलिसी कैसी है, रोज किसी ना किसी बॉर्डर पे कोई ना कोई सैनिक शहीद होता है, उसकी मां से पूछो। बाद में ये होता है, दिखावा करने के बाद शहीद कोई परिवार बैठा हो तो याद रखना कि उनको पेंशन के लिए भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते मेरे भाइयों। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो भी नेता सर्वोच्च पद पे बैठा हो या मंत्री बने, उसके बेटे को सेना में भर्ती करना चाहिए। जब वो बॉर्डर पे खड़ा होगा तो उसके पिता को एक ख्याल होगा कि उसकी एक लापरवाही, उसके एक षड्यंत्र से उसके बेटे को भी नुकसान हो सकता है। तो सेना का जो दुरुपयोग हो रहा है वो दुरुपयोग देश भर में बंद हो जाएगा। उससे आगे बढ़ो, किसानों को उनकी फसल के दाम मिले। किसानों की आय दुगनी हुई आपके क्षेत्र में? बताओ जो लगा के हुई। तो हम ये कह रहे हैं कि किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो इस देश का पेट पालता है। अगर कोई असल में भगवान है तो वो किसान, जो बीज लगाता है, मेहनत करता है, मुसीबत सहता है, उसको ये भी नहीं पता फसल क्या होगी। पहले तो फसल मुश्किल हो रही है, जैसे अब पाला पड़ रहा है फसल खराब हो जाएगी, कभी बारिश हो जाए फसल खराब हो जाएगी, आंधी आ जाए फसल खराब हो जाएगी। और अगर बच जाए तो मुख्यमंत्री ने जो आवारा सांड योजना चला रखी है, वो योजना इतनी खतरनाक है, वो योजना इतनी खतरनाक है, आप महसूस करके देखो। अगर गाय या कोई और आवारा पशु आपको पटक पटक के मार दे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको जरा सा डंडा मार दिया तो आपकी खैर नहीं है।
आप पर मुकदमा भी दर्ज होगा और आपको पुलिस पकड़ने भी आ जाएगी तत्काल। आप समझते हो? इसका मतलब इस देश में, इस प्रदेश में जानवरों का भी सम्मान है, लेकिन इंसानों की जानों की कोई वैल्यू। इसलिए किसान जो भी फसल लगाए उसकी खरीदारी सरकार को करनी चाहिए और उस दाम पे करनी चाहिए कि किसान की जेब में पैसे आए, उसकी आय दुगनी हो वास्तविकता में। ऐसा ना हो कि फसल में खर्च हुए 2 लाख रुपए और हम उसकी फसल खरीदे 1.5 लाख रुपए में, तो इससे तो किसान सुसाइड करेगा नहीं तो बेचारा क्या करेगा। आप देखो, बड़ी बात सुनो, आज कितने लोग पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। 6 महीने में आप नोटिस करना, मैं कोई बात, मैं वकील हूं, ऐसे तो नहीं कहता हूं। एक रूल है, अगर कोई सीट खाली हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव के वो सीट भरी जाएगी, चाहे वो विधायक की हो, चाहे वो सभासद की हो, पार्षद की हो, सांसद की हो। क्यों भाई मीडिया के साथियों, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? गलत तो सही है ना? लेकिन सरकारी नौकरियों का बैकलॉग 5-5 लाख हो गया है, एक भी नौकरी नहीं भर रहे। क्यों नहीं भर रहे हैं भाई? क्या आम आदमी को समस्याएं कम हो गई है या सरकारी डिपार्टमेंट में काम ज्यादा होने लगा है? सच ये है क्योंकि अभी आरक्षण की व्यवस्था है। जितनी संख्या आपकी है उस संख्या के आधार पर दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी मौका मिलता है। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए, इसलिए वो बैकलॉग को नहीं बढ़ती। हमारा ये मानना है, आप ये बताओ, जब सब लोग सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे तो सरकारी हॉस्पिटल ज्यादा बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाना पड़ेंगे? तो डॉक्टरों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? जो लोग काम करते हैं उनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तो सरकारी नौकरी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? जैसे स्कूल ज्यादा बनेंगे तो मास्टर से लेकर चपरासियों की नौकरी की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? बिल्डिंग बनेगी, रोजगार पैदा होगा, नहीं होगा? आराम से, आराम नहीं, तुम लोग बैठ जाओ सब अपने। ये बच्चों, हमसे प्यार करते हो ना? कितने लोग प्यार करते हैं इस लाइन में जो खड़े? नीचे नीचे बैठ जाओ, यही नीचे बैठ, यही प्यार दिखाने का मौका है, कुछ नहीं इसके अलावा। आज तुम्हारे जिले में यही दिखाओ हमें, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आज तुमसे। बैठो, नहीं बैठोगे हम नहीं मानेंगे तो हम मान लेंगे कोई विरोधी आ गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठो। अगर कोई एक सिंगल खड़ा दिख गया, मैं यही माइक छोड़ के चला जाऊंगा, मैं अपनी बात का बड़ा पाबंद हूं। और वॉलेंटियर भी हट जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं वॉलेंटियर, 1 मिनट हट जाओ, साइड हो जाओ बेटा। अगर एक व्यक्ति खड़ा दिख गया इस लाइन में तो ईमानदारी की बात है, माइक रख के चला जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। तो मेरी बात को याद रखना। क्या मैं तुमसे कोई बात झूठ कहता हूँ क्या? कि ये हमारी लाडली बहन जो बैठी है इधर, ये खड़ी हो जा। क्या तेरा भाई कोई बात झूठ बोलता है क्या? सच बोलता है ना? देखो अभी 3-4 लोग खड़े हैं, मैं जाने वाला हूं। ये हटो, तुम लोग कह रहे हो, बीच में हटो। वॉलेंटियर साइड हो जाओ, पता लगेगा वॉलेंटियर है या आम आदमी है। बेटे 2-3 लोग रह गए, इनको खींच के बिठा लो। बहुजनों में ताकत भी होनी चाहिए। अपना कोई काम बिगाड़ रहा तो खींच के नीचे कर दो उसको, और जो काम अच्छा करो उसको ऊपर कर दो। समझ रहे हो? इसको पकड़ के गिराओ ना, भाजपा समझो इसको, भाजपा गिरा दो ऐसे पकड़ के। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठ जाओ, जल्दी बैठो, खराब हो रहा, समय जा रहा है भाई। एक मिनट कर, एक मिनट लगा लेना, नारा लगा लेना। तो मैं कहा था, मैं ये था कि देखो, ये भैया रुक गया, अगर सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ेगी तो नौकरियां बढ़ेगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर 6 महीने में नेताओं की नियुक्ति दोबारा हो सकती है, उनके लिए चुनाव हो सकता है, तो बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, हर एक नियुक्ति को भरना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा सरकारी डिपार्टमेंट, हम तो इतने सरकारी डिपार्टमेंट बनाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। हम इसका भी एक डिपार्टमेंट बना देंगे। ये जो लोग आवारा काम कर रहे हैं ना, इनका भी एक डिपार्टमेंट बना देंगे, सब सरकारी कर देंगे। आप देख लेना, अभी 2% सरकारी नौकरियां हैं और हम प्रयास करेंगे 60% सरकारी नौकरियां कर देंगे। आप देख लेना। ये लोग कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे देश में दिक्कत हो रही है। मैं कह रहा हूं, जनसंख्या बढ़ रही है, इसका यूज भी तो करना जानो। भाजपा वाले हो गया नहीं, ठीक, अपने तो इसका यूज तो करना जानो। आज हमें बहुत सारी चीजें निर्यात करनी पड़ती है, दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती है, वहां से वो आती है, फिर हम यहाँ टैक्स लगाते हैं, लोगों की जेब काटते हैं। अगर वही चीजें हम यहाँ बनाए तो उससे आधी कीमत पे हमारे लोगों तक पहुंचेगी, रोजगार भी मिलेगा और कीमत भी डाउन हो जाएगी। आज जो ये साफा मैंने पहना, अगर ये बाहर से आया तो 200 रुपए का, अगर यहाँ बनेगा
तो 75 रुपए का बनेगा, गरीब के पैसे बचेंगे और हमारी बहनों को, बच्चों को, भाइयों को रोजगार मिलेगा। समझ रहे हो? इसलिए हमारा यह प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां हो, उससे आगे बढ़ो। आप देखो, महसूस करो, पिछली सरकार जो आज की सरकार है वो नई नियुक्ति निकालती, वो क्या करती है? संविदा पे लोगों को भर देती है, ठेकेदारी भर देती है। अब ठेकेदारी पे क्या मिलता है? ठेकेदारी पे मिलता है 5-6 हजार रुपए, 10,000 रुपए, यही मिलता है, नहीं मिलता है? मैं एक काम का उदाहरण दूंगा। जो सफाई का काम देखते हैं ना आप, अगर सरकारी नौकरी होगी तो मिलेंगे 40 से 50 हजार रुपए, और अगर ठेकेदारी पे काम करेगा कितने पैसे मिलेंगे मेरे भाइयों बहनों? 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 10,000 रुपए, बस यही ना। अब सीवर में भी उतरना पड़ेगा, तमाम तरह की मुसीबतें। मेरा ये मानना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है, समान काम समान वेतन। अगर योग्यता बराबर है, अगर 8 घंटे की ड्यूटी पे एक पुलिस के भाई को 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तो मेरे होमगार्ड भाई को भी 50,000 रुपए तनख्वाह 8 घंटे की मिलनी चाहिए। अगर सफाई का काम या ऑफिस में 4th क्लास का काम करने वाले चपरासी को 50,000 रुपए की नौकरी मिलती है, तो खेतों में काम करवाने वालों को, ऑफिसों में काम कराने वालों को और करने वाले लोगों को भी 8 घंटे का वेतन 40 से 50,000 रुपए मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बताओ? अगर 40 से 50,000 रुपए जेब में आएंगे तो फायदा होगा, नुकसान होगा? देखो, काम वही है, समय उतना लग रहा है, एनर्जी उतनी लग रही है, तो फिर पैसा बराबर क्यों नहीं? ये भी तो गैर बराबरी है ना। ये गैर बराबरी कब दूर होगी? जब हम इस पे काम करेंगे। कैसे? कि देश में न्यूनतम वेतन होना चाहिए, कि अगर मजदूर मजदूरी कर रहा है तो उसको एक दिन की दिहाड़ी 1,000 रुपए कम से कम मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, आप बताओ? चाहे वो कहीं काम करे। जब 30,000 रुपए तक महीने के पैसे कमाओ, कुछ पैसे आएंगे नहीं आएंगे जेब में? चलो आगे बढ़ो। देखो, ये सारे काम संभव है। मेरे दिल में एक इच्छा है, बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पढ़ने गए, विदेश से पढ़ के आए, ज्ञान लेके आए और उस देश में अच्छा काम किया। मैं चाहता हूं कम से कम 10,000 बच्चे हर साल कमजोर वर्गों के, जिनके अंदर प्रतिभा है, उनको पढ़ने के लिए विदेश भेजा जाए। वो वहां से पढ़ के आए और आके देश में सेवा करें। जब वो पढ़ने जाएंगे, उनका ज्ञान बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी और उसका लाभ जब वो वापस आके देश में करेंगे। अब तो हमारा बच्चा जाता है यहां से पढ़ लिख के और विदेश में जाके नौकरी करता है, उनके यहां नौकरी करता है, नौकर बनता है। अगर अपने यहाँ के सेवा करेगा तो फायदा हमें होगा, नहीं होगा? तो मेरा ये मानना है कि हमारी बहनों को, भाइयों को 10,000 बच्चे कम से कम हर साल विदेश में पढ़ने के लिए जाने चाहिए। ठीक है? क्योंकि अभी हम विदेश का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मैं इस बार कूटूंगा बहुत। अभी मेरे को कोई खड़ा दिखाई दिया तो मेरा वो वाला रूप भी देख लेना, बीमारी वाला। फिर सुनो, तुम पकड़ो अपनी जिम्मेदारी, कोई खड़ा नहीं होना चाहिए और खींच के बिठा लो जो खड़ा हो रहा है। जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको खींच कर बिठा लो, उसका नीला पटका ले लो उससे। उसको कोई अधिकार नहीं नीला पटका पहनने का, जो अनुशासनहीनता कर रहा है। ये नीला पटका इससे ले लो, ये जो खड़ा होकर घूम रहा है, ले लो इससे नीला पटका। इनको छोड़ दो। आप इधर हो भाई, आप इधर हो, आप इधर हो। आप मुझको नहीं कह रहे, आप इधर हो जाओ, आप नेता मत बनो। बहुत धन्यवाद। आप मेरी बात पे गौर करो, जो आखिरी बात कहनी है। मैंने तुमसे शुरू में एक बात कही थी कि मुझे एक बात याद दिला देना। क्या थी वो बात, बताओ? राजा, हाँ ये बात। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा जो तैयार होगा वो मतपेटी से तैयार होगा। तो दुश्मन बड़ा दिमागदार है, उसने कहा मतपेटी छोड़ेंगे, हम ईवीएम ले आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके जरिए हम वोटों की चोरी कर लेंगे। 2 साल से मुझे मेरे साथी कह रहे थे कि चंद्रशेखर भाई आप ईवीएम पे कुछ बोलते नहीं। मैंने उनको समझाया कि भाई ईवीएम पे 50 आदमी अगर आंदोलन करेंगे सरकार नहीं सुनेगी, मगर जितने लोग आज यहां बैठे हैं, अगर जिस दिन मैं कहूंगा वो सीतापुर के जिला मुख्यालय पे जाके 1 दिवसीय धरना दे देंगे, तो ये नहीं, विदेश की सरकार भी सुनेगी कि भारत में कुछ हो रहा है। इसलिए हमने तय किया कि पहले हम लोग जनमत तैयार करेंगे, पहले हम लोगों को जोड़ेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनके साथी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, उनको अपनी तकलीफ बताएंगे, उनका काम करके उनको जोड़ने का काम करेंगे। और जब वो जुड़ जाएंगे फिर उनसे कहेंगे हमारा साथ दो।
बहुत जल्द ईवीएम पर मैं पहले प्रदेश स्तरीय और फिर राष्ट्रीय स्तरीय आंदोलन करने वाला हूं, क्योंकि ईवीएम से वोटों की चोरी हम लोग नहीं होने देंगे। ये वोट हमें बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों के खून से मिली है। ये वोट हमने बाबा साहब अम्बेडकर को खो के प्राप्त की है, और अगर ये वोट का अधिकार हमारे पास नहीं बचा तो हमारी बस्तियों में भी कोई पैर रखने के लिए नहीं आएगा। हमारे मान सम्मान की बात को छोड़, इसलिए हमने तय किया है कि और किसी में हिम्मत नहीं है कि वो ईवीएम को जवाब देके ईवीएम को बंद कर दे। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं, अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो इतना फेयर होगा कि आपके एक एक वोट को आपको पता लग जाएगा कि आपने कहां दी है और वो वोट वही जाएगी। अदरवाइज ईवीएम से इस देश में चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। ये बात कहने के लिए मैं सीतापुर आया, आपको बताने के लिए आया। क्या आप चाहते हैं ईवीएम बंद हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। चलो नीचे करो। आप चाहते हो बैलेट पेपर से चुनाव हो? एक और ऑप्शन है, आप ये हाथ नीचे करो, इस ऑप्शन को भी सुन लो। अगर मौका मिले कि ईवीएम से चुनाव हो जाए, लेकिन चुनाव ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, पारदर्शी हो, आपकी वोट का आपको सेकंडों में पता लग जाए आप कहां गई हो, आपको जानकारी हो, तो राजी हो या नहीं हो? बताओ, हाथ उठा के बताओ जो लोग राजी है। बहुमत तो इनके पास है। चलो नीचे करो। देखो मेरी बात सुनो। बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग। कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग। हमें मध्यम मार्ग पर रहना चाहिए। जब हमें पता है कि वही काम आसानी से हो रहा है तो फिर ज्यादा जोर लगाने की जरूरत। अभी तो ईवीएम को हमें इलाज करना है, करना नहीं करना है। अब दो बातें और बची, इस पर भी गौर कर लो। एक तो आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अखबार पढ़ो, हर रोज घटना आती है। कहीं किसी बच्ची का रेप हुआ, कहीं हत्या हुई, कहीं उसको मार के लटका दिया गया, कहीं उसका सामूहिक उसके साथ अपमान हुआ, कहीं बीएचयू में हुआ, कहीं कहीं हुआ। तमाम तरह की खबरें सुनते हैं। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मेरी मां ने तो मुझे सिखाया है कि बहन बेटियों के का अपमान नहीं होना चाहिए। आप ये बताओ, आपको तकलीफ होती है नहीं होती इस बात से? कोई कहता है कानून व्यवस्था अच्छी है, कोई कहता है राम राज है। आप बताओ, ये कैसा राज है जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित नहीं? कल तो मैंने उनको सुना, चंपत राय जी को। वो चंपत राय जी कह रहे थे कि भाई हमने राम मंदिर के जो गेट हैं उन पर सोना चढ़वा दिया है, मगर हमें डर है कि कोई पुजारी का गला काट के उनको उतार ना ले जाए। आप सुन के देख लो, यही कह रहे थे। वो कह रहे थे नहीं कह रहे थे? आप देख लो, मीडिया के लोग जानते हो, कह रहे थे नहीं कह रहे थे? आप बताओ, जो अयोध्या में राम के यहां पे अगर सुरक्षा नहीं है तो फिर भाई क्या होगा? आप चाहते हो कि बहन बेटियों का अपमान होना इस प्रदेश और देश में बंद हो जाए? कितने लोग चाहते हो? हाथ खड़ा करो। आप चाहते हो बहन बेटियां सुरक्षा से, सम्मान से अपना जीवन यापन कर सके? कितने लोग चाहते हो? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, नीचे करो। अब गौर करो, एक संत है अभी, उनका नाम है राम भद्राचार्य जी। मैं उनका बहुत सम्मान करता। सम्मान इसलिए करता था क्योंकि मैं उनको दलित ही समझता था। कैसे? दलित का मतलब है जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो कमजोर है, जिस पे कमी है। कुदरत ने उनको आंखें नहीं दी। मुझे ऐसा लगता था कि भाई वो भी हमारा हिस्सा, उनको भी आंखें नहीं है, इसलिए वो भी हमारे जैसे दलित ही हैं। लेकिन जब मैंने उनको सुना तो मेरा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण अगर जल्दी खत्म नहीं किया SC ST OBC का तो इस देश में खूनी क्रांति हो जाएगी, इस देश में पता नहीं क्या हो जाएगा, इस देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा जातिगत आरक्षण खत्म कर दो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भद्राचार्य जी, हजारों साल हमने इस देश में खून के आंसू रोए, आपने क्या दिया हमें? आपके पूर्वजों ने क्या दिया हमें? आपने आरक्षण दिया क्या हमें जो छीनना चाहते हो? और आप शांत हो गए, कहते हो खूनी क्रांति हो जाएगी। किसको डरा रहे हो आप? इस देश का माहौल खराब करना चाहते हो? इस देश में दंगा कराना चाहते हो राम भद्राचार्य जी? फिर उन्होंने कहा, और ये बात मुझसे स्वीकार नहीं हुई, उन्होंने कहा मरे मुलायम काशी राम, और मुस्कुराए सब लोग। मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। काशी राम साहब, मान्यवर मुलायम सिंह जी भी हमारे नेता रहे, बहुत बड़े नेता थे, लेकिन मान्यवर काशी राम साहब हमारे पिता से कम नहीं है। वो हमारे रहबर है,
उन्होंने हमें लड़ना सिखाया, उन्होंने हमें बोलना सिखाया। और अगर कोई मान्यवर काशीराम साहब के खिलाफ एक शब्द भी कहेगा तो ये हम किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी के पिता को गलत नहीं कहते। हम भारत के संविधान को मानने वाले सभी धर्मों का सम्मान करते, आर्टिकल 25-26 को समझते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे पिता का अपमान करेगा तो हमसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। फिर उन्होंने एक भाषण और दिया और उन्होंने कहा, मैं तो खुल के कहूंगा कि चारों वर्णों में जो राम को नहीं भजता वो चारों वर्णों में चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चांद को भजने वाला नीच। उनके कहने का मतलब है कि जो चमार जाती है वो नीच जाती है। भाई उनका कहा क्या कहा उन्होंने, चारों वर्णों में जो राम को नहीं भजता, नहीं, चारों वर्णों में जो बुरा है, असुर है, राक्षस है, वो कौन है? चमार। ये कह तो उन्होंने दिया। फिर मैंने जब उनको ट्वीट करके बताया एक्स पे तो करंट सा भी लगा होगा उनको है। फिर उन्होंने कहा भी नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब था, मैं नहीं जानता क्या मतलब था। मैं तो उनको ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, अपनी वाणी पे लगाम लगा के रखो, ना बुरा कहेंगे ना बुरा सुनेंगे। और अगर कोई सीमा क्रॉस करेगा तो ये भी भूल जाएंगे कि वो कौन है। मुकदमा दर्ज करा के उसको जेल भिजवाने का काम भी हम लोग करेंगे अगर किसी का दिमाग खराब हो गया। आप चाहते हो कि कोई काशीराम साहब का अपमान करे? अगर कोई अपमान करेगा उसको सबक सिखाने का काम करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो सबक सिखाने का काम करें। इसलिए हम लोकतंत्र को मानने वाले, मैंने उनसे कहा, सरकार से अपील की, अब मैं 1-2 दिन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा और फिर सरकार से पूछूंगा। जो लोग कहते हैं कि हम दलित सम्मेलन कर रहे हैं, तो ये बताओ हमें अपमानित करने वालों को जेल भेजोगे नहीं भेजोगे? अब आखिरी बात है, गौर कर लो। इस देश में जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ। धन धरती राजपाट बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? बताओ। तो फिर ये महसूस करो कि आज इस देश की पिछड़ी, अति पिछड़ी दलित जातियों को, आदिवासियों को मिल क्या रहा। मेरा ये मानना, इस देश में 100% आरक्षण होना चाहिए। कितने परसेंट? जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी। मैं स्वर्ण समाज का सबसे बड़ा हितैषी हूं। क्या हूं स्वर्ण समाज का हितैषी? कैसे? वो बार बार कहते हैं कि भाई हमारा हक छीन रहा है। मैं उनको कहना चाहता हूं आप हमारा साथ दो। जिनकी 15% आबादी है उनको 15% हिस्सेदारी हम लोग दिला के रहेंगे। इस देश में कोई उनकी हिस्सेदारी छीन नहीं सकता। लेकिन जो 85% की हिस्सेदारी है वो भी हम 85% लोगों को दिला के रहेंगे। इसलिए हमारा मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए, होनी चाहिए। पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, राजभर, दुनिया, चौहान, सब लोगों को, प्रजापति, सब लोगों को साधन संसाधन हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जो शेड्यूल कास्ट की जातियां, चमार हो, वाल्मीकि हो, धोबी हो, पासी हो, कोरी हो, खटीक हो, सब लोगों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी बराबर की संख्या के आधार पर मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और जो देश का मुस्लिम समाज है उनको भी संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तब जाके इस देश में जब सब लोग एक मंच पे सब लोग होंगे, एक ही दफ्तर में सब लोग होंगे, तब सबकी बात होगी। इसलिए मेरा मानना है कि 100% आरक्षण होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। आप इस लड़ाई में हमारी मदद करें। करोगे नहीं करोगे? बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिन साथियों ने ये कार्यक्रम किया उनका धन्यवाद और माओ बहनों का धन्यवाद। बस इस लड़ाई में एक जगह मैं कमजोर हूं क्योंकि मेरे पास राजनीतिक ताकत नहीं। अगर राजनीतिक ताकत होती तो फिर मैं बताता कि मैं क्या कर सकता। मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे राजनीतिक ताकत दूर रखिए भी आप। अगर आप वो राजनीतिक ताकत हमें दे दोगे तो फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाना, कोई किसी बहन बेटी का अपमान, कोई किसी गरीब की कमजोर की हत्या, किसी भाई को पढ़ने के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, किसी को इलाज में कोई परेशानी नहीं। एक समता मूलक समाज बनेगा जो भाईचारे होगा और जाति विहीन समाज बनेगा। मिलजुल के हम इस देश में तरक्की करेंगे और भारत का नाम दुनिया में मजबूत करेंगे। सोने की चिड़िया बनाएंगे, सम्राट अशोक का भारत बनाएंगे। आप इस लड़ाई में मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ।
दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करेंगे। ऐसे मुट्ठी तानो, ऐसे तानो मुट्ठी, ऐसे दोनों मुट्ठी तानो। पक्का नारा लगाओ मेरे साथ फिर जोर से। बहनें भी खड़ी हो जाए, आपको जो होगा देखा जाएगा। अब बैठने का समय चला गया है, अब खड़े होने का समय आ गया है। अब हम बैठेंगे नहीं। बहुत दिन तक हम इंतजार करते रहे कि कोई हमारी लड़ाई लड़ेगा, हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। अब हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। दोनों हाथ ऐसे उठाओ। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहर, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। स्वाभिमान सम्मान का जीवन हम लेके रहेंगे। इससे और जोर लगाओ, इससे कोई समझौता नहीं हो सकता है। स्वाभिमान सम्मान का जीवन लेके रहेंगे। धन धरती राजपाट बच के रहेगा। धन धरती राजपाट बच के रहेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। जो बहुजन की बात करेगा। इतने कमजोर हो गए बहुजन, नारे में जोर खत्म हो गए। जोर लगाओ। जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, जो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक मदद और कर देना आप सब लोग। शायद मीडिया आज हमारी बात को उठा दे, कल नहीं उठाएगा। तो जब आप अपने गांव में, क्षेत्र में, कस्बे में जाओ तो ये जो मैंने आपको बताया, इस बात का प्रचार प्रसार करना। करोगे नहीं करोगे? जो सच्चे मन से प्रचार करेगा हर रोज वो हाथ उठाओ। नहीं, इतने लोग नहीं कर सकते। इतने लोग करेंगे तो हम कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसे नहीं। जो सच्चे वाले वो हाथ उठाओ। नहीं, मैं नहीं, अभी भी सहमत नहीं। रुक जाओ तुम लोग, हाथ नीचे करो। बहनों माओ से पूछने दो एक बार। ये बहने माए बताओ, मदद करोगी नहीं करोगी इस लड़ाई में? एक मिनट। अब भाई बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? बेबसी, गरीबी, लाचारी की जिंदगी की बेड़ियां काटोगे नहीं काटोगे? अपना राज लाओगे नहीं लाओगे? लाओगे नहीं लाओगे? एकता बनाओगे नहीं बनाओगे? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, वो दिन दूर नहीं जब इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 21वीं सदी हमारी है, जब इस देश में कमजोर वर्गों का राज आएगा और समतामूलक समाज बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा निशान बताओ क्या है? रुक जाओ एक मिनट। तो बताओ क्या हमारा निशान? हमारा नारा क्या है? सारी पार्टी देख ली, आपकी बात जान ले। सारी पार्टी देख ली, आपकी बात जान ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अच्छा, एक आग्रह और है, ये माननी पड़ेगी, इसमें कोई होता ही नहीं। जो लोग मोटरसाइकिलों पे आए हैं, बहुत प्रेम से जाना। माँ घर में इंतजार कर रही होगी, बहन घर में इंतजार कर रही हो। कोई लापरवाही मत बरतना मेरे भाई। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, कानून हमारे लिए भी है, हेलमेट पहना करो। आपका खुला, आपकी जान बहुत कीमती है मेरे पास, आपके अलावा कुछ है नहीं भाई। मेरी सारी दौलत, सारी ताकत आप हो। आप अपनी जान की रक्षा करो। लड़ाई बहुत लंबी है, एक दिन में खत्म नहीं होने वाली है। दुश्मन बहुत ताकतवर है, उसके बाद मीडिया है, माफिया है, मनी है। हम पे क्या है आपके अलावा? मुझे नगीना चुनाव कौन को लड़ाना आएगा? हाथ में खड़े करो। अरे सारे लोग निकाले, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, झूठ बोल रहे। जो आएगा वो हाथ खड़ा करो, ईमानदारी। एक वोट एक नोट कौन देगा? जरा हाथ खड़ा करो।
ये तुम पढ़ा के लाओगे सारे, सब पढ़ा के लाओगे। चलो, जय भीम, जय भीम, बाबा साहब अनवर काशीराम, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, हमारे बहुजन महापुरुष, हमारे बहुजन महापुरुष। एक नारा और लगाओ, बहुत जरूरी है, मीडिया के साथ सुन लेना, 1 मिनट सुन लो, बहुत काम की बात है। एक मेरे बड़े भाई यहाँ जेल में बंद, उनका नाम है आजम खान। उनका अपराध ये है क्योंकि उन्होंने बना दी यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़ने लगे बच्चे, पढ़ लिख के हो गए समझदार, सवाल पूछने लगे। सरकार को लगा इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने उस मेरे बड़े भाई को जेल में बंद कर दिया। और मैं रामपुर जाने लगा, इनको पता लगा तो इनको सीतापुर जेल लगाया। आज इसी धरती में वो बंद है। मैंने परसों उनके बेटे का बयान पढ़ा, उन्होंने कहा प्रशासन गीली मिट्टी में सुलाता है, सुबह ठंडे पानी में नहाना पड़ता, वो भी इंसान है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, प्रशासन के साथियों को भी, सरकार के लोग, सरकार आती जाती रहती है, और ऐसा व्यवहार मत करो कि किसी की कोई तुम्हारे खिलाफ कोई बुराई, दुआ, प्रार्थना करे और तुम्हें तकलीफ हो। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन ये व्यवहार ठीक नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कुदरत से कि वो बहुत जल्द हमारे बीच हो और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, उन्होंने मुझे मना किया, वो मुझे एक बार कहते तो मैं उत्तर प्रदेश में बताता कि हम लोग क्या कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि देश में भाजपा को हटाने के लिए आप लड़ो। मैं तो जेल में हूं, कोई बात नहीं, मुझे सेना में आ जाऊंगा, जेल से बाहर कोर्ट है। अगर वो मुझसे कह देते, क्योंकि जब मुझे गोली लगी वो बेचारे आए और बहुत तकलीफ में, बहुत आंसू टपकते उन्होंने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर, मुझे बहुत उम्मीद है तुमसे और तुम्हारे साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। मैं चाहता हूं कि वो खुदा को मानते, खुदा तुम्हें सलामत रखे। छोटा भाई होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं चाहता हूं कि उनको भी कुदरत सलामत रखे, वो भी ठीक ठाक हमारे बीच आ जाए। मैं आपसे बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको कुचला जाएगा, लेकिन घबराना मत मेरे साथियों। अगर एक कुचला जाएगा तो 1000 तैयार होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा याद है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो। ये नेताजी का नारा था। वो नारे की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र है। अब तुम्हें सिर्फ वोट देना है और आजादी तो मिल गई, समझ लेना। उसी दिन जिस दिन राज आएगा, खुली हवा में सांस लेना, खुली हवा में, समझ रहे हो? क्या दोगे, क्या देना है? खून नहीं देना, क्या देना है? बस साथ दे दो, फिर देखो। ये बताओ, मेरा अधिकार बैठता नहीं बैठता अपने लोगों को? क्या मेरे काम में कोई कमी है? क्या कभी मैंने मुकदमे जेल से डर के, सीबीआईडी से डर के घर में बैठने का काम किया? वो अलग बात है कि मैं छोटा मोटा आदमी है। कैसा आदमी हूं मैं? अमीर कहते हैं कि, रईस जादे कहते हैं कि वो छोटा मोटा। कैसा आदमी है? आदमी कर्म से छोटा बड़ा होता है सर। गरीबों का ऐसे मजाक मत उड़ाओ। जिस दिन गरीब अपनी पे आ गए ना, तो अमीरों के घरों में दरवाजे नहीं रहेंगे, शीशे नहीं रहेंगे, याद रखना। किसी एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे का मजाक उड़ाते हो, जिस दिन समाज मजाक उड़ाने पाया ना, तो हमारा क्या है कि हमें प्रकृति का ये आदेश है कि किसी को बुरा नहीं करना। हम मानवता को मानते हैं, इसलिए किसी को बुरा नहीं कहते। हम चाहते सुधार, ठीक है? छोटे मोटे लोग चाहते हैं कोई छोटा मोटा ना रहे, हर आदमी बराबर हो जाए। समझ रहे हो? दुश्मन भी हमारा यही कह के मजाक उड़ाता है कि ये छोटी जाति के लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मुसलमान हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं। और ताकतवर भी लोग ऐसे उड़ाते हैं। ठीक है, उड़ाओ, समय करवट लेगा, बदलेगा। जिस दिन ये मेरे भाई मेरे साथ खड़े होंगे, उस दिन बताऊंगा कि छोटा मोटा कौन। धन्यवाद। जय भीम।